Assalamu alaikum. I am Naseem, MSc Applied Physics, University of Karachi, MS Telecommunication from NED University. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी, कुछ डेफिनेशंस हैं फिजिक्स में, जैसे कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? In the physics, elasticity is the ability of a body to resist a distorting influence and return to its original size and shape when that influence or force is removed. इलास्टिसिटी क्या होती है? ये एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की कि वो रेजिस्ट कर रही होती है डिस्टॉर्शन के खिलाफ। अगर कोई फोर्स लगाई जाए किसी भी बॉडी के ऊपर तो वो उसकी जो शेप है उसमें तब्दीली आती है, और उस तब्दीली के खिलाफ जो मज़ाहमत करती है बॉडी उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। सॉलिड में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यही वजह है कि साउंड की वेलोसिटी जो है ऐसी बॉडी में ज़्यादा होती है जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में उससे कम होती है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी बॉडी जो जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, उसको स्ट्रेच किया जाए और वो डी शेप हो, लेकिन फोर्स अगर आप उसके ऊपर नहीं लगाते, छोड़ देते हैं उस बॉडी को, और वो दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में आ जाती है, तो ये भी इलास्टिसिटी कहलाती है, ये भी उस बॉडी की इलास्टिक एबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या कुछ सीखेंगे। All pupils will be able to clarify Hooke's law and identify the point on graph in the experiment on spring where Hooke's law no longer applies. Some pupils will able to successfully use the equation to work out of a spring constant of a spring when a force is applied. तो ये दो पॉइंट हम इसको समझ लेंगे, ठीक है, और आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप स्लाइड को आगे पढ़ेंगे। हुक्स लॉ। In 1600s, scientists called Robert Hooke discovered a law of elastic material. Hooke's achievements were extraordinary. He made the first powerful microscope and wrote the first scientific bestseller, Micrographia. He even coined the word cell. Hooke's law, elastic and plastic behavior. If the material returns to its original size and shape when you remove force, stretching इट वी से डेट मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आप किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, वो डी शेप होती है, अपने साइज को चेंज करती है, और जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी पुरानी वाली हालत में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना वो मटेरियल अपना इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, और वो मटेरियल जो है वो एक इलास्टिक मटेरियल है। A plastic or inelastic material is one that stay deformed after you have taken the force away. Plastic behavior, अगर आप किसी भी बॉडी को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और वो दोबारा अपनी पहले जैसी सूरत में वापस नहीं आ जाती, पहले की तरह शक्ल इख्तियार नहीं कर लेती वापस, तो इसका मतलब ये है उसका जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक बिहेवियर है, यानी कि वो बॉडी जो है इन इलास्टिक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू अप्लाई टू बिग फोर्स अ मटेरियल विल लॉस इट्स इलास्टिसिटी। बातों का ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग है, उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, अगर हम उससे ज़्यादा इसको खींच देंगे तो वो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा, पहले जैसी हालत में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इजाफी फोर्स उसमें लगा दी है, तो वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो फिर जो है ऐसा नहीं होता कि वो मटेरियल जो है अपनी पुरानी वाली शक्ल में वापस आए। Next point, the hook discovered that the amount a spring stretches is proportional to the amount of force applied to it. अब इस पॉइंट में ये बताया जाए कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं मिसाल के तौर पर किसी भी स्प्रिंग में, तो वो उतना ही स्ट्रेच होता है जितनी आप फोर्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर आप 2 टाइम फोर्स लगाएंगे तो वो 2 टाइम जो है वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है, और अगर आप 3 टाइम फोर्स लगाएंगे तो वो 3 टाइम जो है वो डिस्प्लेस होगा। अच्छा, this means if you double the force, extension will double. If you triple the force, the extension will be triple and so on, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा,
अब देखो ये एक ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक वेट है जिसको हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर हमने वेट हैंग कर दिया, 1 न्यूटन उसका फोर्स लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के ऊपर। तो उसके नतीजे में हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल के साथ 2 सेंटीमीटर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, क्योंकि हम यूनिट जो यूज़ करें एक्सटेंशन पर सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो 2 सेंटीमीटर हमें जो है वो एक्सटेंशन मिली। अच्छा, अब देखें जब हमने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो हमें एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर मिली, यानी कि डबल। फोर्स डबल की तो एक्सटेंशन भी डबल होगी। अब देखें हम 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन हमें मिली 6। तो यहाँ तक तो ग्राफ बिल्कुल लीनियर चल रहा है कि हम जितने टाइम जो है वेट बढ़ा रहे हैं यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, उतने ही टाइम जो है हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाई तो हमें 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट मिला। यहाँ तक भी ग्राफ लीनियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया। अब आप देखेंगे ये ग्राफ लीनियर नहीं है। जैसे कि आपने जो फोर्स लगाई 5 न्यूटन, तो उस हिसाब से आपको 12 सेंटीमीटर मिलना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको कितना मिल रहा है 11। इसका मतलब है यहाँ से नॉन लीनियरिटी शुरू हो गई ग्राफ में। द इलास्टिक लिमिट कैन be seen on the graph. This is where it stops obeying the Hooke's law. इसका मतलब है 5 न्यूटन के बाद ये हुक्स लॉ को फॉलो करना, ओबे करना बंद कर देगा। एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे कि हमने फोर्स लगाई 6 न्यूटन, तो उस वक्त जो एक्सटेंशन है वो 15 सेंटीमीटर है, जबकि होना कितनी चाहिए थी, मतलब अगर हमने 6 टाइम बढ़ाया तो वो 6 टाइम बढ़ना चाहिए थी, ठीक है। मतलब 12 होनी चाहिए थी उस वक्त, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए थी 10 और हमें 11 मिली थी, और यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए थी 12 जबकि हमें 15 मिली। इसका मतलब है कि हुक्स लॉ का अब ये ओबे नहीं कर रहा। अच्छा, since the force is proportional to the extension, Hooke's law could be put as, हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ कहलाता है। अच्छा, मुख्तलिफ किताबों में आप देखेंगे, ये भी आप नोट कर लें जो मैं कह रहा हूँ। मुख्तलिफ किताबों में आप देखेंगे हुक्स लॉ को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि हुक्स लॉ को जब स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो इस तरह से कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। तो हमें स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, जिस तरीके से स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल प्रेशर की तरह होता है स्ट्रेस, कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर। मिसाल के तौर पर आप किसी भी टायर ट्यूब पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो डी शेप होगा जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगाएंगे उतना ही कम प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, उतना ही कम स्ट्रेस पैदा होगा। अब मिसाल के तौर पर आप किसी भी शख्स को सुई चुभवाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, लेकिन उसके मुकाबले में जो उसका एंड एरिया होगा, जो फ्रंट एरिया होगा, वो सुई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा। उसका जो क्या कहते हैं, फ्रंट एरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके मुकाबले में जो है सुई के मुकाबले में स्ट्रेस उसको कम महसूस होगा। तो स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन जो है उसका जो फार्मूला होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ या फिर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर एक रॉड है स्टील की, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन गर्मी की वजह से, हीटअप होने की वजह से उसकी लेंथ हो जाती है 11 सेंटीमीटर। अब जो चेंज आया वो 1 सेंटीमीटर का आया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेन का, अगर चेंज इन लेंथ क्या आएगा 1 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है 10। तो इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू आएगी स्ट्रेन की वैल्यू आएगी 0.1। इसका मतलब जो चेंज आया वो 1 सेंटीमीटर का आया। तो स्ट्रेन आप समझ गए होंगे स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। बहुत सारी किताबों में ये स्टेटमेंट है हुक्स लॉ की, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।
और अभी हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग के मामले में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम के लगाते हैं, के कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। और x इज द एक्सटेंशन इन मीटर्स, तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो x का मतलब क्या है, एक्सटेंशन, जो कि हम मीटर या सेंटीमीटर में जो है नाप रहे हैं। इसी तरीके से फोर्स क्या है, F क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जो कि यूनिट उसकी क्या है, न्यूटन है। अच्छा, K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके 3 पॉइंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के जरिए से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है। स्टिफ का मतलब होता है वो कितना ज़्यादा सख्त है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या है, लार्ज द स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफर द स्प्रिंग। अब जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा तो उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग क्या होगा, स्टिफर होगा, यानी कि रिजिड होगा। यू मे बी एबल टू सी दिस बाय लुकिंग एट ग्राफ बिलो। अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि स्टिफ स्प्रिंग के मामले में आप देखेंगे कि एक्सटेंशन फोर्स के मुकाबले में उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत स्लो हो गई है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन तेज़ी से हो गई है, इसके मुकाबले में जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंशन हो गई है, जबकि हम फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। इसका मतलब है स्प्रिंग जो है वो बहुत कांस्टेंट, वो स्प्रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, के जो है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल है। अगर स्प्रिंग जो है 0.38 मीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 0.38 मीटर है। When it is pulled by force of 2 न्यूटन, अब अगर यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे 2 न्यूटन फोर्स लगा के, तो वो स्ट्रेच होगा और उसकी जो लेंथ हो जाएगी 0.42 हो जाएगी। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या है, ठीक है। एज्यूम द स्प्रिंग बिहेव इलास्टिकली, यानी कि वो स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक होगा, ठीक है, अपनी शेप को दोबारा से रिकवर कर लेगा। तो एक्सटेंशन यानी कि एक्स मालूम करने का फार्मूला क्या है कि आपने जो स्प्रिंग को खींचा तो कि मैक्सिमम कितनी लेंथ हुई, 0.42, और माइनस कर दें ओरिजिनल लेंथ को तो 0.38 मीटर हो गई। तो फाइनली एक्स की वैल्यू है 0.04। फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ की जगह 2 न्यूटन आ गया और एक्स की जगह 0.04 मीटर आ गया। अब के, अच्छा ये 0.04 डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, के का 2.0 डिवाइडेड बाय 0.04, फाइनली आंसर आया 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, द बॉल स्क्वैशेस गिविंग अ लॉन्गर कोलिजन टाइम। अच्छा, मिसाल के तौर पर किसी भी बॉडी पर आप जब फोर्स लगाते हैं या उसको किक या उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या हिट करते हैं, अगर वो स्क्वैश होता है यानी कि अगर वो डी शेप होता है तो कॉलिजन टाइम बढ़ जाएगा और आपको जो है वो क्या कहते हैं, रिएक्शन जो है उसका वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा एज कम्पेयर टू, आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एज कम्पेयर टू ब्रिक। अब ब्रिक जो है डज नॉट स्क्वैश गिविंग अ शॉर्टर कोलिजन टाइम। अच्छा, ब्रिक जो है स्क्वैश नहीं होता, वो अपने आप को डी-शेप नहीं करता इतनी आसानी से और बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, तो जो कोलिजन टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपको जो रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि आप फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन का जो लॉ है, एक्शन एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, कि न्यूटन का ये थर्ड लॉ है कि हर एक्शन के बदले में रिएक्शन होता है। अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पर तो वो दूसरी बॉडी पे भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो आपको रिएक्शन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा ब्रिक के मुकाबले में, जबकि फुटबॉल के मुकाबले में अगर वो स्क्वैश होती है तो आपको उतना ज़्यादा रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, ये इसकी समरी है, कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही इस वीडियो के लिहाज से या पुरानी किसी भी वीडियो के लिहाज से, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे, ठीक है। और अगर मुझसे मुलाकात होती है आपकी तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। की डेफिनेशन क्या है, हुक्स लॉ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट।
यानी कि हुक्स लॉ क्या है कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पर, स्प्रिंग पर, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है, लेकिन ये पी पॉइंट तक जो है ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को, उसके बाद जो है वो उसको ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, और बारूकाद कुछ लोग इसको याइल्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो YIELD ये इसकी स्पेलिंग है, तो आप जो चाहे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो यील्ड है। तो यील्ड पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे, द स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर्स हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के जरिए से हमें ये भी पता चल जाता है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है, यानी कि कितना ज़्यादा रिजिड है। द लार्जर द स्प्रिंग कांस्टेंट द स्टिफर द स्प्रिंग, जितनी ज़्यादा जो है वो के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा रिजिड होगा। अ डायग्राम शो द हुक्स लॉ, तो डायग्राम आप जो है समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। अगर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।